आइए दोस्तों, हम लोग ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 को देखते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 कहता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान 1861 ईस्वी में प्रारंभ हुई संवैधानिक विकास, यानी कि 1861 में प्रारंभ हुई संवैधानिक विकास की यह अंतिम कड़ी 1935 का भारत शासन अधिनियम माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में या भारत का संवैधानिक विकास प्रारंभ माना जाता है, तो दोस्तों वह 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम है। अब आप कहेंगे कि आपने इससे पहले 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम बताया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जो था उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारतीय शासन व्यवस्था को ब्रिटिश साम्राज्य या महारानी के हाथों में भारतीय शासन व्यवस्था को ले लिया गया। अब वैसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। दोस्तों, अगर आपको याद हो, जब हम भारत शासन अधिनियम 1919 बता रहे थे, उसमें हमने आपको बताया कि प्रांतों में द्वैध शासन को स्थापित कर दिया गया, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया। जहां से सवाल पूछे जाते हैं, सीधा सवाल आपके सामने में रहेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो वह 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया। दूसरा सवाल बनता है कि केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया, वह किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो दोस्तों वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। अगर मैं थोड़ा और पीछे चलूं तो मैं जब आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताया था, उस समय हमने बताया था कि द्वैध शासन की शुरुआत वहीं से हुई थी। उसमें भी हमने आपको बताया एक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा, जो ब्रिटिश संविधान के द्वारा उस पर स्थापित किया गया था। लेकिन वहाँ का द्वैध शासन जो था वह 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। यह जो द्वैध शासन आप देख रहे हैं, यह दूसरे प्रकार का द्वैध शासन है जिसे हम बातचीत के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो वह 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। दूसरा सवाल बनता है कि केंद्र में द्वैध शासन को किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया, तो दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित कर दिया गया। इतना बात आप समझ चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही समस्त विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया: केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, जिसमें कि हम देखते हैं कि केंद्रीय सूची में टोटल 59 विषय थे, जहां से सवाल भी पूछे जाते हैं। समवर्ती सूची में 36, जबकि राज्य सूची में टोटल 54 जो है सो विषय रखे गए थे। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि केंद्रीय सूची को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक सुरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। अब देखते हैं हम लोग सुरक्षित विषय क्या कहता है। तो दोस्तों, सुरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद करती थी, यानी कि गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के सलाह पर सुरक्षित विषयों पर कानून बनाता था। वह केंद्रीय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं था। इसे आपने समझ लिया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं हस्तांतरित विषय। तो दोस्तों, हस्तांतरित विषय पर भी गवर्नर जनरल अपनी मंत्रियों के सलाह पर नियम कानून बनाता था, लेकिन वह केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। इसे आपने देख लिया है। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कि संघ के निर्माण का प्रस्ताव भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के ही द्वारा दिया गया। दोस्तों,
अगर आपको याद हो, जब हम साइमन कमीशन के बारे में आपको बता रहे थे, हमने आपको यह भी बताया कि साइमन कमीशन ने वर्ष 1930 में अपने रिपोर्ट को सौंपा, जिसमें भारत संघ के निर्माण की बात कही थी। और उसी भारत संघ के निर्माण को हम कहाँ देख रहे हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में देख रहे हैं। तो यह भारत संघ का निर्माण जो होगा, कैसे होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, भारत संघ के निर्माण की बात कही गई है कि सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। इसमें एक बात और जुड़ा हुआ है कि देशी रियासतें अगर चाहे तो भारत संघ में जुड़ सकता है। अगर अपनी इच्छा अनुसार उसमें सटना चाहता है तो सटे, अपना उसमें विलय करना चाहता है तो विलय करे, लेकिन उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का बात संघ निर्माण के प्रस्ताव के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों, थोड़ा सा और हम पीछे आपको लेकर के चलेंगे और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि वहां पर कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। यह आपको निश्चित रूप से याद होगा। तो दोस्तों, यह क्षेत्र जो देख रहे हैं आप, यह क्षेत्र जो देख रहे हैं, वही ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के बारे में ही कहता है कि इन्हीं को मिला करके एक भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। अगर उसमें चाहें तो देशी रियासतें सम्मिलित हो सकती हैं, अगर ना चाहें तो उनके साथ जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। आपने इसे भी देख लिया। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत शासन अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। याद रखिएगा, यहाँ से स्टेटमेंट लिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि यह कथन किनका है या किस अधिनियम से संबंधित है। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम के बारे में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम देखें तो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही भारत में एक संघीय बैंक, जिसे आप आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसको स्थापित किया गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब स्थापित किया गया, तो 1935 में स्थापित किया गया। तथा साथ ही साथ दोस्तों, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट, जिसे हम वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसकी भी स्थापना 1937 में की गई थी। एक बार पुनः सुनेंगे। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया, जबकि भारत में फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना इसी भारत शासन अधिनियम यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया और इसकी स्थापना वर्ष 1937 में की गई। है, यानी कि आपने इसे समझ लिया है। दोस्तों, इसी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद का अंत कर दिया गया एवं ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही। उसके बाद अगर हम देखें तो बर्मा, बरार एवं अदन को भारत से पृथक कर दिया गया। सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग कर दिया गया, तो दोस्तों वह बर्मा है, बरार है एवं अदन है। इस ढंग से हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम का सारा देन है। दोस्तों, इसमें एक बात और जोड़ने वाली है कि केंद्रीय एवं भारतीय विधानपालिका को द्विसदनीय, केंद्रीय एवं भारतीय विधानपालिका को, या ऐसे कहिए कि केंद्रीय या भारतीय विधानपालिका को द्विसदनीय जो बनाया गया, इसी भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। बनाया गया है। हालांकि इसमें हमने लिखा नहीं है, लेकिन इसे आप अपने नोट्स में जरूर सम्मिलित कर लें, यह सवाल पूछा जाता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग कैबिनेट मिशन 1946 को देखते हैं।
तो कैबिनेट मिशन 1946 में आप ध्यान रखेंगे कि भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने फरवरी 1946 में एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल को भेजने की घोषणा की थी। दोस्तों वे सदस्य हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो उस समय भारत सचिव थे, जबकि दूसरा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एवं तीसरा एबी अलेक्जेंडर थे जो नौसेना मंत्री थे, जो उस समय नौसेना मंत्री थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही बनता है कि कैबिनेट मिशन कब स्थापित किया गया, तो दोस्तों यह 1946 में स्थापित किया गया है। इसके सदस्यों का भी नाम आपको याद रखने होंगे। कभी कभी यह सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था। कभी कभी यह सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, इसलिए आपको यह बातें ध्यान में रखनी होंगी। हालांकि आपको व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में, यानी कि व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, इस बात को ध्यान में नहीं रखना है, मत याद रखिए। भारत सचिव यानी कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, इसे भी मत याद रखिए। केवल सदस्य के तौर पर तीनों आदमी का नाम आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों उसके बाद पुनः हम क्या देख रहे हैं, भारत संघ की बातें आ गई। तो भारत संघ का कैसे निर्माण हो रहा है, तो ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों को मिला करके, यानी कि हमने क्या देखा कि कैबिनेट मिशन का जब रिपोर्ट आया है, कैबिनेट मिशन ने जब अपना रिपोर्ट दिया है तो उसने कहा कि भारत संघ का निर्माण हम ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों को मिला करके करेंगे। इस प्रकार का प्रावधान कैबिनेट मिशन में था। जबकि भारत शासन अधिनियम में अगर हम देखें तो उसमें देशी रियासतों को सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया था, चाहे वह सम्मिलित हो अन्यथा ना हो। लेकिन कैबिनेट मिशन में यह कहा गया कि इसे सम्मिलित करना चाहिए। इस प्रकार की बातें की गई है, यानी कि ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ के निर्माण की बात की गई है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, शायद आपको वीडियो में वो दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम थोड़ा सा कैमरा को ठीक कर लेते हैं ताकि आप खूब अच्छी तरह से उन बातों को देख सकें। थोड़ा सा दोस्तों कैमरा का प्रॉब्लम है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूँ ताकि आपको और बेहतर ढंग से सारा चीज़ दिख सके। यानी कि अब आपको दोस्तों दिख रहा होगा यहाँ पर। तो हमने आपको कहा कि ये सारे सदस्य थे ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ निर्माण की बात की गई थी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें देखना है कि भारत संघ के अंतर्गत 3 विभाग रहेगा। भारत संघ के अंतर्गत 3 विभाग रहेगा, विदेश विभाग, रक्षा विभाग एवं संचार विभाग। जबकि बाद बाकी जितने भी विभाग हैं दोस्तों वह प्रांतों के अधीन रहेगा, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, विदेश, संचार एवं रक्षा विभाग को छोड़कर सभी विषय एवं अश्वित शक्तियां जो है वह प्रांतों के पास रहेगी। दोस्तों एक बार पुनः सुन लें, हमने आपको भारत संघ के निर्माण की बात कही है। किस मिशन के अंतर्गत, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन क्या कहता है कि भारत संघ का निर्माण कैसे होगा, तो देशी रियासतों को मिला करके, और ये जो कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र था उसको मिला करके। अब उसमें क्या दिया है कि विदेश विभाग, रक्षा विभाग एवं संचार विभाग जो होगा वह केंद्र के अधीन होगा, जबकि सारा विभाग, उस तीनों विभाग को छोड़ करके सारा विभाग किसके पास रहेगा, तो वह प्रांतों के पास रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल और आता है जो महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है, तो दोस्तों प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है, जिसे आप याद रखेंगे। यानी कि जिस समय भारत गुलाम था और कैबिनेट मिशन को स्थापित किया गया, उस मिशन ने अपना रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में बताया गया कि
उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रांतों के पास अवशिष्ट शक्तियां रहेगी। दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां वह शक्तियां होती है जिस पर केंद्र का अधिकार नहीं होगा, उसे राज्य के पास ही रहना है और राज्य अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इस प्रकार की बातें की गई है, यानी कि राज्य को यहाँ पर क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया है। यह आपने देख लिया। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, हालांकि एक चीज मैं और आपको बता दूं कि वर्तमान में यानी कि हमारा देश जब आजाद हो चुका है तो अभी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो दोस्तों अभी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। जब कैबिनेट मिशन बनाया गया था तो कैबिनेट मिशन ने किसको देने की बात कही, तो वह प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान किया था, जबकि वर्तमान में केंद्र में ये जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां दिया गया था, जबकि वर्तमान में अभी जो है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी दलों के प्रयोग से या सभी दलों के सहयोग से एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसके सभी विभाग भारतीयों के नियंत्रण में रहेंगे। यह भी चर्चा किया गया है, किसके द्वारा, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे। दोस्तों, न जाने यह कितना बार सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किस मिशन के द्वारा संविधान के गठन की बात की गई, तो दोस्तों वह कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई है। या यहीं पर सवाल घुमा करके पूछता है भारतीय संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखेंगे, भारतीय सदस्य जो संविधान सभा का जो गठन होना था उसमें से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुने जाने की बात की गई थी। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुने जाने की बात की गई थी। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप भारत शासन अधिनियम और कैबिनेट मिशन को पूरी तरह से समझ लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यह जो 1946 का अंतरिम सरकार बना था वह किस प्रकार से बना है। 1946 का अंतरिम सरकार को हम लोग आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अंतरिम सरकार 1946 जो गठित हुआ था उसमें है कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, जवाहरलाल नेहरू को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। इसमें हम लोग देखते हैं सदस्य का नाम है और संबंधित विभाग दिया हुआ है, तो आप निश्चित रूप से याद रखें कि जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले। यहाँ पर सवाल क्या पूछा जाता है आपको, यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर यह देखें कि सबसे पहले जो सवाल आपसे पूछेगा कि अंतरिम सरकार 1946 के अंतर्गत विदेशी विभाग किसके अंदर में था, तो दोस्तों वह जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ गृह, सूचना एवं प्रसारण, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तीसरा राजेंद्र प्रसाद हैं, खाद्य एवं कृषि, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद अगर आ जाएं जगजीवन राम, तो श्रम विभाग हैं, यानी कि उसके बाद सरदार बलदेव सिंह हैं, वह रक्षा विभाग के हैं। वित्त में देखेंगे लियाकत खां, यानी कि दोस्तों ये तमाम बातें आपको जो है सुनिश्चित रूप से क्या करना है, याद कर लेना है। यहाँ से सवाल आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिल ही जाते हैं। नहीं, अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में याद रखना है, जगजीवन राम के बारे में याद रखना है, सरदार बलदेव सिंह के बारे में याद रखना है, आसफ अली के बारे में याद रखना है। दोस्तों इन 3 चीज़ों, ये जो 5-7 चीज़ हमने बताया, इसे आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। दोस्तों 1946 के अंतरिम सरकार को आपने देख लिया। अब हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखते हैं। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जो कुछ प्रावधान थे वह था, उस प्रावधान के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन के स्थापना करने की बात की गई है। यहाँ पर और एक बात ध्यान में रखेंगे, यह जो प्रस्ताव किया गया था दोस्तों, यह प्रस्ताव लॉर्ड डलहौजी
डलहौजी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और इसी पर ब्रिटिश संसद ने, लॉर्ड डलहौजी के अनुसार ही ब्रिटिश संसद ने इस प्रकार की बातों को सामने रखा या सम्मिलित किया। तो भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। दोनों डोमिनियन भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा शासित तब तक होते रहेंगे जब तक कि इनका संविधान नहीं बन जाता है। दोस्तों, भारतीय शासन अधिनियम में इन तमाम बातों की चर्चा की गई है। इसमें से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको यह याद रखना है कि जब तक भारतीय संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही हमारा देश और पाकिस्तान दोनों संचालित होता रहा है। जब पूरी तरह से हमारा संविधान बन गया, उसके बाद हम संविधान से शासित होने लगे। तो एक बात आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना होगा कि भारत शासन अधिनियम 1947 की अधिकतर बातें भारतीय संविधान में ज्यों का त्यों रख दिया गया। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, तो आपको निश्चित रूप से यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यह एक छोटी सी संविधान था। यह एक भारत का छोटी सी संविधान था जो भारत के संविधान बनने से पूर्व भारत इसी के द्वारा संचालित हो रहा था। हालांकि पाकिस्तान भी इसी के द्वारा संचालित हो रहा था। दोस्तों, इसमें देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह सी राजगोपालाचारी बने। यहीं से गवर्नर जनरल का बात समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल का बात शायद इसलिए समाप्त कर दिया गया कि यह यहाँ से ब्रिटिश शासन की बू आ रही थी, इसलिए भारत में प्रेसिडेंट को रखा गया, गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त कर दिया गया। निश्चित रूप से आप इसे ध्यान में रखेंगे। भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे, जबकि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर ब्रिटिश की बात करें तो वह लॉर्ड डलहौजी था। इसे आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, हमने नोट में एक छोटी सी बातों को रख दिया है, जिसमें हमने लिखा कि 1935 के अधिनियम में पहली बार एक परिसंघ की बात की गई थी, किंतु देशी रियासतों की असहमति के कारण पूरी ना हो सका। वर्तमान में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही प्राप्त हुआ है। अगर हम भारत में राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करें तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 यानी कि 123 में भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। अगर वही हम राज्यपाल के बारे में बात करें तो दोस्तों, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अपने राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, जो अध्यादेश 6 माह के लिए मान्य होता है। दोस्तों, अब हम लोग भारतीय शासन अधिनियम 1937 को पढ़ चुके हैं, यानी कि हमने इस चैप्टर के अंतर्गत भारत को स्वतंत्र करवा लिया है। अब 1947 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो एक मंत्रिमंडल को गठित किया गया था, आइए हम उसको देखते हैं और इस चैप्टर का समापन करते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम भारतीय संविधान का निर्माण चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 1947 का कैबिनेट किस तरह से बना था, किनके पास कौन सा विभाग दिया गया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल यानी कि 1947 में जो बना है उसको देखते हैं। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं मंत्री और संबंधित विभाग। तो यहाँ पर भी आपको निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू एक नंबर याद रखना ही रखना है। और ख़ास करके यहाँ विदेशी मामले के बारे में पूछा जाता है। प्रधानमंत्री के बारे में तो जान ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू। और विदेश विभाग उस समय किनके पास था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के पास ही था। उसके बाद देखेंगे दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें भी गृह, सूचना एवं प्रसारण एवं राज्यों के मामले। तो दोस्तों, यहाँ से भी सवाल पूछे ही जाते हैं, निश्चित रूप से आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको निश्चित रूप से याद रखना है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। उसके बाद रेलवे एवं परिवहन डॉक्टर जॉन मथाई हैं, उनको भी आपको याद रखना है। उसके बाद जगजीवन राम श्रम मंत्री हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह फिर भी रक्षा मंत्री हैं, और इनके बारे में भी याद रखना है। तो इस ढंग से जो बताया गया दोस्तों, उसे आपको याद रखने हैं।
दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको समझ में आवे, आपके लिए उपयोगी हो, तो निश्चित रूप से आप हमारे एजुकेशनल चैनल GS सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। थैंक यू।